8. महीनों पहले मर चुके कार्तिक को अपने सामने दोबारा देख मिश्रा की पैंट एक बार फिर से गीली हो गई। ध्रुव और प्रसाद भी बाथरूम के अंदर खड़े दोनों इस भयानक एनकाउंटर को देख रहे थे। अरे तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तुमने तो महीनों पहले ये दुनिया छोड़ दिया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है आज थोड़ी ज्यादा चढ़ गई है मुझे। ये शराब का असर नहीं है, बल्कि आपके कर्मों की सजा है जो मैं दोबारा से आपके पास आया हूँ। यकीन नहीं होता तो लीजिए, एक नमूना पेश है। कार्तिक ने अपना दाहिना हाथ हवा में ऊपर उठाया। उसके हाथ के साथ साथ मिश्रा जी के पैर भी ऊपर की ओर उठने लगे। कुछ ही देर में मिश्रा जी हवा में ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने उन्हें पेड़ से बांध दिया। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? नीचे 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 उतारो मुझे। ये क्लब है, कोई सर्कस नहीं। तिवारी जी, दुबे जी, प्लीज मुझे बचाइए। कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा कोच साहब। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ कोई किसी की नहीं सुनता, ठीक वैसे जैसे आपने मेरी नहीं सुनी थी। पहले कार्तिक ने अपने हाथों की मुट्ठी को पूरी ताकत से बंद किया और फिर हाथ को जोरों से हवा में झटक दिया। उसके हाथ झटकते ही मिश्रा जी धड़ाम से बाथरूम में बने यूरिनेट में जा गिरे। अरे मोरी मैया, मार डाला रे। क्या जमाना आ गया है। पहले के समय में लोग अपने गुरु को भगवान समान पूजते थे, और एक यहाँ तुम हो जो अपने गुरु की माँ बहन कर रहे हो। अरे इज्जत तो मैंने भी आपकी बहुत की थी कोच साहब, पर मुझे क्या पता था कि आप इस एकलव्य का अंगूठा इसलिए कटवा देंगे ताकि कोई और अर्जुन दुनिया का राजा बनने से चूक न जाए। बेटा, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरा ये हाल करोगे तो मैं ऐसा कभी नहीं करता जैसा मैंने किया। मुझे तो आना ही था, नहीं आता तो आपको आपके कर्मों की सजा कैसे मिलती? मिश्रा जी वहां से जैसे तैसे करके यूरिनेट से उठकर लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर जाने लगे। उन्हें इस तरह डरा देख कार्तिक जोरों से हंस रहा था। इसके पहले मिश्रा जी बाथरूम का दरवाजा खोलते हवा में उड़ता हुआ एक बैट आया और उनके सर पर धड़ाम से पड़ा। अरे कार्तिक ने तो इस मिश्रा की सारी दारू उतार दी। फालतू में अब नया खंबा लाना पड़ेगा बेचारे को। अब भोसड़ी के, यहाँ मुझे मिश्रा की चिंता हो रही है और तुझे दारू की पड़ी है। पता नहीं कार्तिक उसका क्या हाल करेगा अब। हाँ तो साली, मिश्रा कौन सा तुम्हारा फूफा लगता है बे, जो इसकी गांड मरने पर तुमको दर्द हो रहा है? झाटू ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि अब आगे क्या क्या होगा। मिश्रा जी के सर से खून निकल रहा था, पर अपनी जान बचाने के लिए वो दोबारा से उठे और गेट की तरफ जाने लगे कि तभी एक जालीदार टुकड़ा उनके पैरों से बंध गया। उस टुकड़े ने उनके पैरों को कसकर जकड़ लिया था। अरे मिश्रा जी, कहाँ रह गए? कहीं हिलाने तो नहीं बैठ गए? चलिए दरवाजा खोलिए और बाहर आइए। अगला पैग आपका इंतजार कर रहा है। तिवारी जी की आवाज सुन मिश्रा जी की जान में जान आई। मदद के लिए वो उन्हें आवाज लगाते कि उसके पहले उनके पैरों की रस्सी बढ़ते हुए एक क्रिकेट की नेट बन गई, जिसने उनके मुंह को बंद कर दिया और अब उनके लिए सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। आज आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता और तुम्हारा अंत निश्चित है।
हम सोच रहे हैं आखिर कार्तिक इसका अंत करना काहे चाहता है। अबे थोड़ा सब्र अली का लो, जब इतना पता चल ही गया है तो आगे भी पता चल ही जाएगा। जानते हो हमारे देश की सबसे बुरी बात क्या है? यहाँ इंसान अपना फर्ज नहीं निभाता बल्कि नौकरी बचाता है। तुम जैसे लोगों की वजह से भारत में कितने ही सचिन और विराट जैसे लोग ग्राउंड पर उतरने से पहले ही मर गए। आइंदा कोई सचिन या विराट ना मरे, इसलिए तुम्हारा मरना भी जरूरी है। अरे शर्मा जी, अरे अंदर ही सो गए क्या? शर्मा जी को तिवारी जी की आवाज बराबर सुनाई दे रही थी, पर वो जैसे ही उन्हें आवाज देने की कोशिश करते, नेट के तार उनके गले से जकड़ जाते और उनकी आवाज गले में ही दब गई। यार ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? ये ध्रुव, कहीं तुम्हारी गांड तो नहीं चल रही? हाँ माना कि अब हम तुमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, डैशिंग हैं, पर इसमें जलने की क्या बात बे? अबे चूतिए, पहली बात तो ये कि तेरे थोबड़े से ज्यादा सुंदर तो हमारे बगल के बाल है, समझे? और दूसरी बात, जलने की स्मेल मेरे से नहीं बल्कि शर्मा के पास से आ रही है, वो देख। प्रसाद ने देखा कि शर्मा जी के पैरों के नीचे की नेट पर आग लग गई हुई है, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए उनके पूरे शरीर में फैल रही थी। कुछ ही देर में तुम्हारा ये शरीर हमेशा हमेशा के लिए पंच तत्व में लीन हो जाएगा और वो सैकड़ों बच्चे जिनके भविष्य के साथ तुमने खिलवाड़ किया है उन्हें इंसाफ मिलेगा। आग की तेज लपटों में मिश्रा का शरीर चलने लगा था। उसका गोरा रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगा। जमीन पर गिरते मांस को देख दोनों को उल्टी आ रही थी। अबे अब तुम क्या इस शर्मा का पूरा अंतिम संस्कार करके ही दम लोगे क्या? अरे कुछ करते काहे नहीं? चल ठीक है, तेरे कहने पर मैं ये पूरी पिक्चर को ही बदल देता हूँ। ध्रुव ने अपनी जेब से वो जादुई शीशी निकाली। उसमें रखी नीली गोली को खाते ही वो और प्रसाद सीधे एक क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंच गए, जहां बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। लगता है ये वही क्लब का ग्राउंड है। अरे वो देखो कार्तिक नेट में कैसे धूम मचा रहा है। ये तो क्रिस गेल का भी बाप लग रहा है। बॉलर को ऐसे पीट रहा है जैसे कोई अपनी बहन के आशिक को पीट रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि इतने होनहार लड़की ने सुसाइड कर लिया। अबे चूतिए, सुसाइड किया नहीं, करने वाला है। और अब ये क्यों करने वाला है और हम इसे कैसे बचा सकते हैं, वो हमें यहाँ रहकर समझना है। ध्रुव और प्रसाद की नजर कार्तिक पर थी। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद कार्तिक ने पैड और ग्लव्स उतारे और कुछ देर के लिए रेस्ट करने जमीन पर बैठ गया। उसके साथ उसका दोस्त मोहित भी था। छा गया भाई, तू तो फाड़ के रख दी आज तो तूने नेट में। ये तो पक्की बात है कि इस साल अंडर 19 खेलने से तुझको कोई नहीं रोक सकता। यार पिछले 2 साल से तू यही बोल रहा है, पर हर बार कुछ ना कुछ वजह से रह जाता हूँ। इस बार भी नहीं हुआ ना तो मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। अरे लौंडे, इस साल का हाईएस्ट रन स्कोर तेरा है। सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच तूने जीते हैं, तो इस साल तेरा सिलेक्शन तो पक्का है। कहते हैं कुत्ते पाल लो, बिल्ली पाल लो, यहाँ तक कि शेर भी पाल लो, पर गलत फहमी कभी मत पालो। कार्तिक और मोहित ने जब ये बात सुनी तो दोनों पीछे पलटे। उनके सामने अर्जुन खड़ा था। अर्जुन उन्हीं के क्लब का एक प्लेयर था जो क्रिकेट में उतना ही अच्छा था जितना अर्जुन कपूर एक्टिंग में है। अबे सालो, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। अंडर 19 खेलने के लिए तुम्हें 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल तुम्हारे आगे खड़ा है अर्जुन सिंघानिया। इसलिए मेरे रहते तुम्हारा सिलेक्शन मुश्किल है। अबे ये का नया भौकाल है बे? मुझे लगता है ये वाइल्ड कार्ड एंट्री पूरे पिक्चर को हिलाकर रख देगी। तू अबे तुझे क्रीज पर बॉल भी ठीक से दिखाई देती है? तुझसे ज्यादा क्रिकेट की समझ तो शोएब मलिक को है। आया बड़ा अंडर 19 खेलने वाला। अबे सुन बे कार्तिक के चमचे, अपना ये मुंह बंद कर। जिस दिन मैच में मिलेगा ना, ऐसा धोऊंगा कि सारी जिंदगी याद करेगा तू। लेकिन मैं धोने के लिए मैच का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि यहीं तेरा हिट विकेट कर दूंगा, समझा?
मोहित गुस्से से अर्जुन की तरफ बढ़ा ही था कि कार्तिक ने उसे रोक लिया। प्रसाद और ध्रुव ये सब कुछ किसी मूवी की तरह मजे लेकर देख रहे थे। अर्जुन कार्तिक को गुस्से से घूरते जा रहा था। मैं अपना टाइम और एनर्जी तुम जैसे बेवकूफ लोगों पर खर्च नहीं करना चाहता, और इतना ही कॉन्फिडेंस है ना तुझे खुद पर, तो आ जाना किसी रोज नेट में। 10 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चल मोहित। बेटा कार्तिक, अभी जितना हवा में उड़ना है ना उड़ ले, क्योंकि कुछ देर में तेरी सारी हवा निकलने वाली है। जब आज अंडर 19 का सिलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होगा, उस वक्त तेरी रोतली शक्ल देखकर बड़ा सुकून मिलेगा। और फिर ग्राउंड में एक शख्स ने दस्तक दी। उन्हें देखते ही सारे बच्चे अपनी अपनी प्रैक्टिस छोड़कर एक साथ एक जगह इकट्ठे हो गए। ये था MCA के कोच जयकांत मिश्रा, हमारे मिश्रा जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लोगों के मन में इस वक्त बस एक ही सवाल चल रहा है, और वो है कि इस साल अंडर 19 टीम में हमारे क्लब से कौन सा प्लेयर खेलेगा। आपको बता दूं कि फेडरेशन ने इस बात का डिसीजन ले लिया है। प्लीज कीप साइलेंस। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब अपने आप में बहुत टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग हैं, पर रूल्स के हिसाब से हम सिर्फ 5 ही प्लेयर्स का नाम फेडरेशन को दे सकते हैं, और उन 5 नामों में से काफी सोच विचार करने के बाद सेलेक्टर्स ने एक नाम को चुना है। तुमको क्या लगता है ध्रुव, कौन होगा वो? भोसड़ी के हम तुम्हें IIT बाबा लग रहे हैं जो फ्यूचर देख ले, और होते भी तो कौन सी हमारी भविष्यवाणी सच निकल जाती। वो नाम जिसे सेलेक्टर्स ने इस साल के अंडर 19 के लिए चुना है, वो नाम है अर्जुन। मिश्रा जी की बात सुन सभी को जोरदार झटका लगा, और सबसे ज्यादा कार्तिक को। वो और मोहित एक दूसरे को सवाल भरी नजरों से देख रहे थे, और वहीं अर्जुन अपने टशन में खड़ा मुस्कुरा रहा था। देखिए, सेलेक्टर्स का मानना है कि अर्जुन इस साल के अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से फिट और परफेक्ट है। उसका इस साल का स्कोर बोर्ड भी अच्छा है। हमें उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट से इंडिया टीम को बहुत अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। अपनी बात खत्म कर मिश्रा जी वहां से चले गए। कार्तिक को देख लग रहा था जैसे उसे गहरा सदमा लगा हो। उसकी आंखें नम हो गई थी। तभी जले पर नमक छिड़कने के लिए अर्जुन उसके पास आया। लगता है कि किसी का ब्लू जर्सी का सपना अधूरा रह गया। कोई बात नहीं, बाप से पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा। अर्जुन की हंसी कार्तिक के गुस्से की आग में घी का काम कर रही थी। इसी गुस्से की आग में उसने अपना पारा खो दिया और साइड में रखा क्रिकेट बैट उठाकर अर्जुन के सर पर दे मारा। सर पर बैट पड़ते ही अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके सर से खून बहने लगा था, मगर उसे मदद करने के लिए वहां कोई नहीं था। अर्जुन अपनी सांसें ले रहा था और उसके ठीक सामने खड़ा था कार्तिक। कार्तिक, क्या हुआ? चुप क्यों है? कुछ बोलना। मोहित की आवाज से कार्तिक का ध्यान टूटा। उसने देखा अर्जुन उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो समझ गया कि उसने कोई सपना देखा था। ओ भैया, लगता है तुम्हें सपने देखने की आदत लग गई है। अगर सपने देखने के पैसे मिलते तो आज तुम अंबानी को भी पीछे छोड़ चुके होते। ज्यादा होशियारी मत झाड़, समझा? और रही बात तेरे सिलेक्शन की, तो मुझे नहीं लगता तू इसे डिजर्व भी करता है। अबे तुम्हारे लगने ना लगने से कुछ नहीं होता है मोहित, सिलेक्टर्स को लगता है। मेरे लिए इतना काफी है। खैर, ये सब छोड़ो तुम। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हर मैच में चीयर लीडर्स तो होती ही है। अब तुम चाहो तो मैं फेडरेशन से तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। दोनों घाघरा चोली पहन कर आ जाना, अच्छी कमाई हो जाएगी। अबे साले तेरी तो। मोहित गुस्से में आगे बढ़ा ही था कि कार्तिक ने उसे रोक लिया। वो जानता था अर्जुन से बात करके कोई मतलब नहीं है। अपने सभी सवालों का जवाब उसे सिर्फ एक इंसान से मिल सकता था। इसलिए बिना समय गवाए वो ग्राउंड से निकल पड़ा। वहीं ध्रुव और प्रसाद को देख एक लड़का उनके पास आया। पहले कभी आप दोनों को देखा नहीं। अरे देखा तो हमने भी तुम्हें कभी नहीं, पर तुम्हारे पास आकर बकचोदी किए नहीं ना, फिर तुम काहे कर रहे हैं? अबे साले, तू कर क्या रहा है? ये तेरा बनारस नहीं है,
एक तो पहले हम बिना परमिशन के क्लब में घुस आए, अगर धरा गए ना तो बॉल की तरह बैट से सूते जाएंगे, इसलिए इज्जत से पेश आ। मेरे कहने का मतलब है आप दोनों को पहले कभी इस क्लब में नहीं देखा। किस क्लब से हैं आप लोग? एक और जहां प्रसाद और ध्रुव का सवालों से एनकाउंटर चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कार्तिक मिश्रा सर के केबिन पहुंच गया था। वो मिश्रा सर जो इस वक्त पैसे गिनने में बिजी थे। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओफो, इसे भी अभी आना था, सारी गिनती भुला दी, अब दोबारा से गिनना पड़ेगा। कार्तिक पैसे ना देख ले, इस डर से मिश्रा जी ने सारे पैसों को लॉकर में छुपाया और कार्तिक को अंदर आने की परमिशन दी। कार्तिक बिना बात को घुमाए सीधे मुद्दे पर आया। सर बुरा मत मानिएगा, पर मुझे फेडरेशन का ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या सोचकर आपने अर्जुन को सेलेक्ट किया? उसे तो क्रिकेट का सी भी नहीं आता। अच्छा, उसे सी नहीं आता और तुम राहुल द्रविड़ हो, है ना? मेरा वो मतलब नहीं था सर, पर सभी प्लेयर्स में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मेरी थी। और तो और आपने भी मुझसे कहा था कि इस साल मेरा अंडर 19 खेलना पक्का है, तो फिर ये कैसे हुआ? देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, पर ये सब मेरे हाथ में नहीं है। सेलेक्टर्स को जिसमें टैलेंट दिखता है उसे ही चांस मिलता है, और हो सकता है तुम में कुछ कमी लगी हो उन्हें, इसलिए अभी और ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दो और अगले साल ट्राई करना। चलो अब जाओ। कार्तिक समझ गया था कि मिश्रा जी से बात करके कोई मतलब नहीं है। इस वक्त वो अपने आप को बहुत टूटा महसूस कर रहा था। बिना कुछ कहे वो सीधा वहां से बाहर की ओर निकल गया। इससे पहले कोई और अंदर घुस जाए, जल्दी से गेट बंद कर देता हूँ, फिर आराम से बैठकर पैसे गिनूंगा। हाँ। मिश्रा जी गेट तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी उनका फोन बजा। फोन पर बड़े बड़े अक्षरों में चमक रहा था RS सिंघानिया। ये नाम पढ़ते ही मिश्रा जी सब भूल गए और बिना देरी किए फोन उठाकर बोले, नमस्ते सर, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। आई होप मिश्रा जी मेरा काम हो गया होगा। अरे सर, आप कुछ कहें और वो ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने अपना काम कर दिया है। इस साल अर्जुन अंडर 19 खेल रहा है, अब किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपने मेरे दिल से बोझ कम कर दिया। अब देखिए, मैंने तो आपके दिल का बोझ कम कर दिया है, अब थोड़ा आप भी मेरे दिल के बोझ के बारे में सोचिए। हम आपकी बात समझ गए मिश्रा जी, आपने हमारा इतना बड़ा काम किया है, इसलिए हम आपको कैसे भूल सकते हैं। 2 लाख हमने आपको एडवांस दे दिए थे, बचे हुए 3 आज आपके घर भिजवा देंगे। अरे सिंघानिया साहब, 3 लाख तो आजकल छोटे मोटे टूर्नामेंट की कीमत हो गई है। अंडर 19 के लिए तो लोग 10 लाख से नीचे बात ही नहीं करते। बाकी आपके लिए मैं 1 लाख का डिस्काउंट देता हूँ। चलिए 9 लाख में डन करते हैं। ठीक है मिश्रा जी, जैसा आप कहें। मिठाई का डब्बा आज शाम को आपके घर पहुँच जाएगा। बस एक बात ध्यान रहे, इसके बारे में किसी को पता ना चले। मिस्टर सिंघानिया से बात करके मिश्रा जी ने कॉल कट कर दिया। वो दरवाजा लगाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि गेट पर कार्तिक को खड़ा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार्तिक, तुम कब आए? तब जब आप अंडर 19 की जर्सी की कीमत तय कर रहे थे। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं फोन पर ऐसे ही मजाक कर रहा था। मजाक तो आपने मेरे साथ किया है सर, मेरे फ्यूचर के साथ, मेरे सपनों के साथ। शांत हो जाओ बेटा कार्तिक, इस तरह चिल्लाओ मत। अगर किसी ने सुन लिया तो कोई क्या समझेगा? यही समझेंगे कि जिस इंसान को उन्होंने अपना गुरु माना, भगवान समान इज्जत दी, वो कोई भगवान नहीं बल्कि उनके सपनों का सौदा करने वाला एक भेड़िया है। कार्तिक बहुत गुस्से में था। मिश्रा जी को डर था कि कहीं ये बात किसी तीसरे तक न पहुंच जाए, नहीं तो उनकी नौकरी जा सकती थी। वो कार्तिक को कुछ कहते उसके पहले ही वो आगे बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। अरे कार्तिक, रुको बेटा, इधर आओ। अरे इधर तो आओ, मेरी बात सुनो। अरे कार्तिक। एक ओर जहां कार्तिक सच जान चुका था, तो वहीं दूसरी ओर ध्रुव और प्रसाद अब भी केबीसी खेल रहे थे। लड़का उनसे लगातार सवाल पूछ रहा था और आखिर में प्रसाद उससे तंग आ गया। यार तुम्हें क्या इतनी पंचायत है?
हम कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? अरे उससे तुमको कहा, तुम का पंडित हो जो इस लड़की से हमारा रिश्ता करवाओगे? प्रसाद वो देख कार्तिक, लगता है बाहर की ओर जा रहा है। चल 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 उसका पीछा करते हैं। तुझे वो मूवी याद है जिसमें हीरो की पत्नी उसके दोस्त के साथ मिलकर हीरो को धोखा दे रही होती है, और जब ये बात हीरो को पता चलती है तो उसकी हालत एक बदहवास जानवर जैसी हो जाती है। वही हालत इस वक्त कार्तिक की लग रही है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये शादीशुदा है? अबे साले, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि कार्तिक को देखकर ऐसा लगता है कि इसे कुछ ऐसा पता चला है जिससे इसे सदमा लगा है, कोई बुरा रहस्य। ओह अच्छा, समझ गया। कार्तिक अपनी क्रिकेट किट और अपनी गाड़ी दोनों को ग्राउंड में ही भूल आया था। वो सड़कों पर पैदल चले जा रहा था। ध्रुव प्रसाद उसके कदम से कदम मिला रहे थे। कार्तिक के मन में वही तमाम बातें चल रही थी जिनसे गुजर कर वो यहाँ तक आया था। वो तमाम बातें जो उसने अपने घर वालों से सुनी थी अचानक से उसके दिमाग में चलने लगी। अरे कुछ नहीं रखा इस खेल में। हिंदुस्तान में लाखों बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, पर इंडिया टीम में जगह बस 11 ही बना पाते हैं। देख लेना, एक दिन ये क्रिकेट तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। बताओ भला कितना पैसा लगाया इसकी पढ़ाई में, पर इसमें सब कुछ पानी में मिला दिया। तुम्हारी उम्र के बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, और एक तुम हो जो हर सुबह बैट लेकर बस चल देते हो। कार्तिक का सपना सबके लिए भ्रम था। किसी को उसके पूरे होने पर यकीन नहीं था। उसके घर वालों ने उसे कई दफा चिल्लाया, साथ ही रिश्तेदारों से खूब ताने मारे, पर कार्तिक सभी को एक बात कहता था, आज नहीं तो कल मगर मैं इंडिया के लिए जरूर खेलूंगा, और जब ये दिन आएगा तब सभी के ताने तारीफों में बदल जाएंगे। कुछ नहीं बदला और ना अब कभी कुछ बदलेगा। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं बाबा को? कैसे बताऊंगा कि इस बार भी चलते चलते कार्तिक एक ब्रिज तक आ गया था। इस वक्त वो ब्रिज के बीचों बीच खड़ा था। उसने एक बार नीचे की ओर देखा। नीचे मौत थी जो बाहें खोले उसका इंतजार कर रही थी। कार्तिक बिना सोचे समझे ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गया। मम्मी पापा, जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए शायद आप लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, पर मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। आई एम सॉरी, मैं हार गया। अपने आखिरी शब्द कहकर कार्तिक ने कूदने के लिए लंबी सांस भरी ही थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास नीचे खींच लिया। कार्तिक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। पागल हो गए हो क्या? अच्छा मरने के लिए तुम जा रहे हो और पागल साला हम हो गए। गजब करते हो भाई। नहीं तो क्या। अरे बेटा, हम नहीं आते तो अब तक तुम्हारा शरीर जमीन पर पड़ा होता नीचे, और आत्मा होती स्वर्गलोक में अप्सरा के पीछे। तुम लोग क्या बोल रहे हो? और पहले ये बताओ तुम हो कौन? मैं हूँ ध्रुव। और हम हैं, नहीं ऐसे नहीं बताएंगे। अच्छा चलो गेस करो। हम वो हैं जो मंदिर में मिलता है। सोचो। चलो एक और हिंट दे देते हैं। हम वो हैं जो पंडित जी आरती के बाद अपने भक्तों को देते हैं। अब बताओ कौन है हम? अबे साले, ये तेरा केबीसी बंद हो गया हो तो कुछ काम की बात कर ले। जब देखो तब साला चुतियापा शुरू कर देता है। हाँ, हम तो चूतिए हैं। पूरी दुनिया में बस एक तुम ही समझदार हो ना। बोलो मत बेटा, हर केस को सॉल्व करने में सबसे अहम योगदान हमने ही दिया है। घंटा साला, हर केस में तुम बस हगे हो। खैर छोड़ो, तुझसे क्या बात करनी, जिससे बात करने आए हैं उससे बात करते हैं। ध्रुव एक बार फिर कार्तिक की तरफ मुड़ा, मगर अब की बार कार्तिक वहां नहीं खड़ा था। उसे वहां ना देख ध्रुव और प्रसाद दोनों हैरान हुए। दोनों ने एक साथ ब्रिज के नीचे झांक कर देखा। वहां देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लगता है ये केस गया हाथ से। अब कर्म लोक में हमारी गांड मरना पक्का है। कार्तिक को अपने सामने ना पाकर ध्रुव और प्रसाद के मन में सबसे पहले यही ख्याल आया। कहीं कार्तिक ने? इस ख्याल को आते ही दोनों ने ब्रिज से नीचे झांक कर देखा तो उनकी आंखों में और ज्यादा हैरानी छा गई। नीचे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मा के साथ शरीर भी स्वर्ग पहुंच गया? अबे नहीं यार, क्या कुछ भी बकते रहता है तू। मुझे तो लगता है कि शायद वो अपने घर भाग गया। मैं कहीं नहीं भागा हूँ, मैं यहीं हूँ। अचानक से कार्तिक की आवाज आई। वो प्रसाद और ध्रुव से थोड़ी दूरी पर जमीन पर बैठा था।
तुमने तो एक पल के लिए हमें डरा ही दिया यार। और नहीं तो कहा, हमें लगा हम लोग इधर बातों में लग गए तो तुम्हारे उधर लौड़े लग गए। माफ करना, हमारा मतलब है कि हमें लगा तुमने सुसाइड कर लिया। मैंने किया नहीं है, पर अब करूंगा। और इस बार तुम दोनों मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं क्या? तो मैं तुम दोनों को भी अपने साथ ले कूदूंगा। अबे तेरी तो, हम तुम्हारी जान बचाने आए हैं और तुम हमारी ही जान लेने की बात कर रहे हो। देखते रहो, चलो ना यहाँ से, नहीं तो दोनों लौंडों को बर्जे नहीं मरना पड़ेगा। प्रसाद भले ही कार्तिक की बात सुन घबरा रहा था, मगर ध्रुव जानता था कि उसके रहते कुछ गलत नहीं हो सकता। कार्तिक को देख वो अचानक से हंसने लगा। अरे अब तुम्हें कौन सा संता बनता का जोक याद आ गया साले? अगर कोई डबल मीनिंग है तो हमें भी सुनाओ, अरे हम भी हंस लें थोड़ा। आप लोगों के लिए ये सब जोक है क्या? कब से देख रहा हूँ आप दोनों को। आपने मेरी प्रॉब्लम का मजाक बनाकर रख दिया है। तुम लोग यहाँ मेरी मदद करने आए थे या मजाक उड़ाने? हम उसकी मदद क्या करेंगे जो खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहता? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। और तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम खुद के लिए कुछ करना चाहते हो। और नहीं तो कहा, अरे एक बार हार का गए, सिलेक्शन नहीं हुआ तो सीधा मरने आ गए। जानते हो शास्त्रों में ऐसे ही लोगों को फट्टू कहा गया है। फट्टू 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 फट्टू। बस अपनी बकवास बंद करो। जब तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं तो किस हक से तुम मुझे ये बातें बोल रहे हो? तुम जानते भी हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जानते हैं, पर सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम अपने सिलेक्शन ना होने की वजह से दुखी हो, पर यह भी जानते हैं कि कोई और बात जरूर है जिसके कारण तुम्हें सदमा लगा है। अब वो क्या है ये तुम हमें बताओगे। कार्तिक ने ध्रुव और प्रसाद के सामने मिश्रा जी की सारी पोल पट्टी खोल दी। सिलेक्शन में किस तरह की हेरा फेरी हुई ये जानकर ध्रुव और प्रसाद के भी छक्के छूट गए। तो अब बताओ, क्या जो मेरे साथ हुआ वो सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। पर जो तुम कर रहे हो वो भी पूरी तरह से गलत है। इस साल टीम में जगह उस साले अर्जुन ने खरीद ली तो क्या हुआ? हो सकता है अगले साल तुम्हारी किस्मत चमक जाए और तुम टीम में अपनी जगह बना लो। ये सब झूठी उम्मीद है। इस साल वो अर्जुन है तो अगले साल कोई और रईस बाप का बेटा होगा। हर साल हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड प्लेयर्स का हक ये पैसे वाले इसी तरह छीनते रहेंगे। अच्छा तो मान लो अगर तुम क्रिकेटर नहीं बन पाए तो कौन तुम्हारे सांस कम हो गई और तुम मर गए। घोड़े के लौड़ा कितना लंबा जीवन पड़ा है बे, कोई और काम कर लो। मैंने कभी कोई प्लान भी बनाया ही नहीं, बस जी तोड़ मेहनत की ये सोच कर के एक दिन मेरा सपना पूरा होगा। पर अब सब बर्बाद हो गया। समझ नहीं आता अब क्या कहूँगा घर वालों को। मेरी हिम्मत नहीं है कि उनसे नजरें मिला सकूं, इसलिए मेरा मरना ही बेहतर है। मान लो कि तुम्हारा सिलेक्शन अंडर 19 की टीम में हो जाए, तब क्या तुम अपने मरने का प्लान कैंसिल कर दोगे? क्या? लगता है खुशी के मारे अभी से पागल हो गया है। मेरा सरनेम अंबानी नहीं है। क्लब की फीस तो जैसे तैसे जुगाड़ हो पाती है। ऐसे में 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? और फिर मैं करप्शन के सारे ऐसा करना भी नहीं चाहता। आई हेट करप्शन। फिक्र मत करो, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा काम बिना पैसे के ही हो जाएगा। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि तुम लोग कोई नशा करके आए हो। अबे कांडू, ये का बक रहे हो बे? तुम्हारे क्रिकेट का कोई ज्ञान भी है जो बिना सोचे समझे यही बड़ी बड़ी बातें फैल रहे हो? तू साले अपना मुंह बंद रख। मैंने सब सोच लिया है। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है जिसमें तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। और रही बात अंडर 19 की, तो ये मेरा वादा है कि इस साल तुम अंडर 19 में जरूर खेलोगे। पर ये तो बताओ, वो मास्टर प्लान है का तुम्हारा? और फिर ध्रुव ने प्रसाद और कार्तिक को अपने दिमाग में पक रही सारी खिचड़ी परोस दी। और हर बार की तरह इस बार भी ध्रुव के प्लान में खतरा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस तरह का कुछ नहीं करने वाला। सिलेक्शन करवाने के लिए मैं क्रिमिनल नहीं बन सकता। अबे हक के लिए लड़ना कौन सा क्राइम है? और मैं कहा तुम्हें कोई मर्डर करने के लिए कह रहा हूँ। बस हमें एक नाटक करना है। जैसे ही फेडरेशन में अर्जुन की जगह तुम्हारा नाम जाएगा, हम वापस सब ठीक कर देंगे। फिर भी मुझे डर लग रहा है। हमारे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस जैसा जैसा हम कहें तुम वैसा करना। पर उससे पहले तुम ये अपनी रोतली शक्ल ठीक करो और अपने घर जाओ। घर जाने पर जब सब मुझसे रिजल्ट का पूछेंगे तब मैं उनसे क्या कहूंगा?
कहना कि रिजल्ट आने में अभी कुछ दिन और है। एक बार हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए फिर तुम आराम से रिजल्ट बता देना। ध्रुव की बात मान कार्तिक अपने घर चला गया। उसके जाते ही प्रसाद और ध्रुव आगे की तैयारी में जुट गए। उन्होंने अपना नेटवर्क चारों ओर फैला दिया और 2 दिन के अंदर अर्जुन सिंघानिया की पूरी कुंडली छान मारी। रसीली बार एंड रेस्टोरेंट, तुझे पक्का यकीन है ना कि वो यहीं आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके नाम से तू यहाँ पार्टी करने आ गया है साले? झाटू, माना हम थोड़े ठरकी और बेवड़े हैं, मगर काम के मामले में हम अजय देवगन से भी ज्यादा सीरियस नेचर के हैं। अरे वो सब तो ठीक है, पर जिस तोते का हम इंतजार कर रहे हैं वो कब आएगा? कुछ देर में आता ही होगा। जब तक तोता नहीं आता तब तक चिड़िया से मन बहला लो। चिड़िया? रात के समय तुम्हें आसमान में कौन सी चिड़िया दिखाई दे रही है? अरे हम उड़ने वाली नहीं, चलने वाली चिड़िया की बात कर रहे हैं। वो देखो सामने, का मस्त मस्त रसीले आमों का झुंड लगा है। हाय हाय, मन करता है जाते ही आम पकड़ ले। हाँ, और जब उनका बॉयफ्रेंड तेरे नींबू पकड़ेगा ना तो तेरी मिर्ची की जान निकल जाएगी। तुमको बड़ी हंसी आ रही है, चुपचाप काम पर ध्यान दो। कुछ देर के इंतजार के बाद वहां वो शख्स आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। ये वही अर्जुन था। अर्जुन हर सैटरडे रात 9 बजे रसीली बार में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आता था। अर्जुन को देखते ही ध्रुव की पूरी फौज सतर्क हो गई। कार्तिक, तुम्हें पता है ना कि अब क्या करना है? हाँ, मैं उनके पास जाता हूँ। तुम लोग बस गाड़ी रेडी रखना। भगवान करे कहीं कोई किसी तरह की गड़बड़ ना हो। इतना कहकर कार्तिक अर्जुन के पास गया। कार्तिक को इस समय क्लब के बाहर देख अर्जुन हैरान हुआ। वो उससे बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। अबे साले, तू यहाँ इस क्लब में? तू इतनी महंगी जगह पर क्या कर रहा है? तुझे पता है यहाँ की एंट्री फीस कितनी है? जितने पैसे यहाँ अंदर जाने के लगते हैं उतने में तेरे घर पे पूरे महीने का राशन आ जाएगा। सही कहा तूने। ये क्लब मेरी औकात से बाहर है, क्योंकि ना ही मेरे पापा तेरे पापा की तरह बड़े बिजनेसमैन हैं और ना ही वो मेरे सिलेक्शन के लिए 10 लाख रुपए दे सकते हैं। कार्तिक की बात सुनते ही अर्जुन सख्ते में आ गया। उसके करप्शन की फाइल कार्तिक तक पहुंच जाएगी ये उसने कभी सोचा नहीं था। क्या क्या कहा तूने? 10 लाख? हाँ, इतने ही पैसे खिलाए ना तुमने मिश्रा सर को अंडर 19 के सिलेक्शन के लिए। ये क्या बकवास कर रहा है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई है। ये गलतफहमी नहीं बल्कि सच है, और इस बात का प्रूफ मेरे पास इस पेन ड्राइव में है, जो बहुत जल्दी मैं फेडरेशन को जाकर दिखाने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद वो तुम्हारा सिलेक्शन कैंसिल तो करेंगे ही, साथ ही तुझ पर केस भी करेंगे। कार्तिक के हाथ में एक पेन ड्राइव थी जो अंदर से खाली थी, पर अर्जुन की नजर में वो किसी खुफिया सबूत से कम नहीं थी। उसे कार्तिक की बात पर भरोसा हो गया और वो अगले ही पल सरेंडर हो गया। नहीं नहीं कार्तिक, ऐसा मत करना, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा यार। अच्छा, और तुमने जो मेरा करियर खराब किया उसका क्या? उसकी भरपाई कौन करेगा? बोल, चुप क्यों है? देख कार्तिक, मैं जानता हूँ तू गुस्से में है। अब तेरे साथ जो हुआ उसके बाद किसी को भी गुस्सा आएगा, पर प्लीज फेडरेशन तक बात को मत ले जा। क्यों ना हम इसे यहीं आपस में सुलटा ले। जो कहना चाहता है साफ साफ कह। तुझे जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ ना। तू जैसे बोलेगा वैसे करूँगा, पर प्लीज ये पेन ड्राइव मुझे दे दे। आखिर में तोता पिंजरे में फंस गया था। कार्तिक इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो जानता था आगे क्या करना है। उसने एक नजर ध्रुव और प्रसाद को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर तैयार रहने का इशारा किया। ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, और मैं इस बारे में यहाँ बात नहीं करना चाहता। वो उधर पार्किंग एरिया है, चल वहाँ चलकर आगे की बात करते हैं। कार्तिक अर्जुन को अपने साथ पार्किंग लॉट में ले गया। इस वक्त वहां थोड़ा अंधेरा था और आसपास कोई इंसान नहीं था। गाड़ियों के बीचों बीच अर्जुन और कार्तिक खड़े थे। तू बता, क्या चाहता है तू? यही कि तेरी जगह के बदले अंडर 19 में मेरा नाम हो। हाँ, क्या? आर यू मैड? पैसे चाहिए तो लाखों दे दूंगा, पर जो तू सोच रहा है वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपना तो मेरा पूरा होगा, और इसी साल होगा। अच्छा, कैसे? वो ऐसे।
अचानक एक जोर का डंडा अर्जुन के सर पर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने ध्रुव खड़ा था। इसके पहले वो कुछ करता या पूछता, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके पहले अर्जुन कुछ कर पाता, ध्रुव के वार से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद उसके चेहरे पर पानी के छींटे पड़े, जिसके बाद वो होश में आया। उसने देखा वो कुर्सी से बंधा है और उसके हाथों में हथकड़ी है। तो साले चूतिया चमन, कैसा लगा अपना ये नया घर? अबे घर नहीं धर्मशाला बोल, क्योंकि यहाँ इसे थोड़ी देर के लिए ही तो रहना है। अगर हमारा काम हो गया तो ये इस जगह से आजाद हो जाएगा, नहीं तो क्या? नहीं तो इस दुनिया से ही आजाद हो जाएगा। सालो, तुम लोगों को पता है मेरा बाप कौन है? क्यों, तुझे तेरी माँ ने नहीं बताया कि तेरा बाप कौन है? तेरा बाप चाहे कोई भी हो, पर यहाँ इस वक्त के लिए तू हमें ही अपना बाप मान। और बेटा वही करता है जो बाप उसे करने के लिए कहता है, समझा? बहुत पछताओगे। तुम्हारा ये चूतियापा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, और सबसे ज्यादा तो कार्तिक के बच्चे तुझे। जब मैं तुझे पैसे दे रहा था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब भी वक्त है, बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? साले बहन चोद, तुम अमीरों को क्या लगता है कि दुनिया की हर चीजें बिकाऊ होती है? इससे पहले कि तू अपना मुंह खोले और गोबर ढोले, कान खोल कर मेरी बात सुन ले। ये सब हमने पैसों के लिए नहीं किया है। तो किसके लिए किया है? वो हम तुझे नहीं, तेरे बाप को बताएंगे। चल फोन लगा अपने बाप को। साला बाप का नाम सुन के लोग हंसने का है लगे बे। इसका बाप सर्कस में काम करता है क्या? अर्जुन जानता था कि ऐसा करके ध्रुव और प्रसाद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसे अपने पापा पर पूरा यकीन था कि वो उसे ना ही आसानी से छुड़ा लेंगे, बल्कि इन दोनों की जिंदगी भी हराम कर देंगे। अबे देख कर रहा है साले, चल फोन लगा। अबे चूतिया, नंबर क्या वो तेरी गान से डायल करेगा? कॉल करने के लिए उसे फोन तो दे। प्रसाद ने अपनी जेब से फोन निकाला और अर्जुन से नंबर पूछकर उसमें डायल करने लगा और कॉल कनेक्ट किया। कुछ रिंग के बाद अर्जुन के पापा अमर सिंघानिया लाइन पर आ गए। हेलो, कौन बोल रहा है? वैसे तो लोग मुझे प्यार से ध्रुव कहते हैं, पर आप चाहो तो मुझे यमराज भी कह सकते हो। What nonsense? Do you know तुम किससे बात कर रहे हो? अबे ओ अंग्रेज के चोदे, जिस देश में पैदा हुआ है वहाँ की भाषा बोलने में शर्म आती है क्या? साले शशि थरूर की औलाद। क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो? ये हुई ना बात। हिंदी टू हिंदी बात करने में मजा आएगा। तो देखो गुरु, बात ऐसी है कि हमने आपके बेटे को कर लिया है किडनैप। अब किडनैप करने के बाद क्या होता है ये तो तुमने बॉलीवुड फिल्मों में देखा ही होगा। ध्रुव की बात पर यकीन करना अमर सिंघानिया के लिए मुश्किल था, इसलिए सबूत के तौर पर उसने खुद ही अर्जुन की तरफ फोन बढ़ाते हुए उससे बात करने को कहा। हेलो, हाँ डैड, प्लीज प्लीज जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाइए। इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है और पता नहीं अब आगे मेरे साथ क्या करेंगे। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए। अब डोंट वरी बेटा, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस ये बताओ कि तुम इस वक्त हो कहाँ? पता नहीं डैड, ये जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया है उनके साथ हमारे क्लब का एक लड़का भी शामिल है, जिसका नाम है कार्तिक। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम्हारा चूतिया बेटा हमारी ही कैद में है। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? साला बेटा पूछता है मेरा बाप कौन है, बाप पूछता है मैं कौन हूँ। अरे हमको तो पूरा परिवार ही जन्मजात चूतिया लग रहा है। बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है तुमने। अभी एसपी को एक फोन लगाऊंगा और पूरे शहर की पुलिस तुम्हें ढूंढने में लग जाएगी। मेरे हाथों बच नहीं सकते तुम लोग। तुमको क्या लगता है बे, हमने किडनैपिंग की ट्रेनिंग बिहार बोर्ड से ही ली है क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन तरह के कामों में ISDA बोर्ड के बच्चों से ज्यादा दिमाग दौड़ता है हमारा। हाँ बे चूतिए, वो ISCE होता है। हाँ तो इसका कौन सा पता होगा? मिस्टर सिंघानिया, तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस हमें ढूंढ पाएगी? जिस नंबर से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये कॉल कट करते ही इनवैलिड हो जाएगा। तो पुलिस तो क्या, पुलिस का बाप भी हमें ट्रेस नहीं कर पाएगा। और चलो मान भी लिया कि पुलिस ने हमें ढूंढ लिया, तो हम तो बाद में अंदर जाएंगे। हमसे पहले तुम्हें जेल होगी, क्योंकि क्राइम तो तुमने भी किया है ना। मैंने क्या क्राइम किया है?
मिश्रा जी को 10 लाख रुपए देकर फेडरेशन में दूसरों का नाम हटाकर अपने बेटे का नाम देना, ये क्राइम नहीं तो क्या फन है? तो सोच लो, अगर ये बात हमने पुलिस को बता दी तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जेल हो जाएगी और साथ में तुम्हारा जो करोड़ों का बिजनेस है ना, वो भी बंद हो जाएगा। ध्रुव की बात सुनते ही सिंघानिया की जुबान पर ताला लग गया। वो समझ गया कि बॉल उसके नहीं ध्रुव के पाले में है, इसलिए उसकी सारी अकड़ एक पल में रिक्वेस्ट में बदल गई। नहीं, भगवान के लिए तुम कुछ ऐसा मत करना। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, जितना कहोगे उतना दूंगा। बताओ कितने पैसे चाहिए? हमें पैसे नहीं, कुछ और चाहिए। कुछ और? क्या? ये तो ऐसा डर रहा है जैसे हम तुमसे गांड मांगने वाले हैं। तुम्हें बस हमारे बताए नंबर पर कॉल करना है और उसे वो कहना है जो हम बोलेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। ध्रुव ने सिंघानिया को एक नंबर डायल करने के लिए दिया। सिंघानिया ने जब वो नंबर अपने फोन में डायल किया तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो नंबर उसके फोन में ऑलरेडी सेव था। ये तो मिश्रा का नंबर है। ये वही नंबर है जिस पर तुम्हें कॉल करके बोलना है कि तुम अपने बेटे अर्जुन का नाम वापस लेना चाहते हो और तुम चाहते हो कि अर्जुन की जगह इस साल कार्तिक खेले। तुम्हारा दिमाग खराब है। हमारा दिमाग तो एकदम सही है। हाँ, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो रिवॉल्वर की एक गोली से तुम्हारे लड़के का दिमाग जरूर निकाल देंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अच्छा ठीक है, अभी तुम्हें एक डेमो दिखाई देते हैं। प्रसाद बेटा शुरू हो जा। ध्रुव के इशारा करते ही प्रसाद और कार्तिक दोनों अर्जुन के पास गए और बारी बारी से उसके गालों को अपने हाथों से बजाना शुरू कर दिया। हर एक थप्पड़ के साथ अर्जुन की सिसकी तेज होती गई। अपने बेटे के दर्द की आवाज जब सिंघानिया के कानों में पहुंची तो उसके दिल और दिमाग के विचार बदलने में देर नहीं लगी। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मेरे बेटे को कुछ मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। नहीं डैड, इन लोगों की बात मत सुनना। मुझे इस साल अंडर 19 में खेलना है। नहीं अर्जुन, जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या तुम्हारी आत्मा जाकर ग्राउंड में बैटिंग करेगी? वैसे काम तो तुमने आज तक लाइफ में कभी कुछ अच्छा किया नहीं है, पर क्या करूं, औलाद हो मेरी। हाँ, तो अपनी इसी औलाद के लिए बिना देरी के अभी मिश्रा को कॉल लगाओ। मिस्टर सिंघानिया के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने अगले ही पल मिश्रा जी को कॉल कर जब अर्जुन की जगह कार्तिक को सिलेक्ट करने की बात कही तो ये सुनकर मिश्रा जी हंस पड़े। मुझे पता नहीं था सिंघानिया साहब कि आप इतने मजाकिया किस्म के इंसान हैं। रात को 10 बजे आपने मुझे मजाक करने के लिए बुलाया है। मैं मजाक नहीं कर रहा मिश्रा जी, आई एम डैम सीरियस। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए और अंडर 19 की लिस्ट अनाउंस हो, आप अर्जुन के नाम से कार्तिक का नाम रिप्लेस कर दीजिए इसी वक्त। सिंघानिया साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारी बात तो कुछ और हुई थी और आपने मुझे इसलिए पैसे भी दिए थे, फिर अचानक से ये कैसे? वो सब बताने का टाइम नहीं है अभी मेरे पास। आप बस उतना करो जितना मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूँ। पर सिंघानिया साहब, कल सुबह अंडर 19 की ऑफिशियल लिस्ट अनाउंस होने वाली है एंड वक्त पर टीम चेंज करने के लिए मैं फेडरेशन से कैसे कहूँगा? कुछ भी बहाना बना दीजिए मिश्रा जी। कह देना कि आपसे नाम देने में कोई गलती हो गई या फिर अर्जुन को कोई इंजरी हो गई है जिसके चलते वो नहीं खेल पाएगा। कुछ भी करिए, बस मेरा ये काम कर दीजिए। सिंघानिया साहब, ऐसा करना अब पॉसिबल नहीं है। आप समझिए बात को। एक बात ध्यान रखिए मिश्रा जी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है ये बात भी बाहर आ जाए कि किस तरह आपने रिश्वत लेकर ये सिलेक्शन किया है। फिर क्या होगा ये आप खुद समझ लीजिए। मिश्रा जी ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूरी तशरीफ का दम लगा दिया। वहीं उनसे बात कर सिंघानिया ने दोबारा से ध्रुव के नंबर पर कॉल किया तो उसका नंबर बंद आया। कुछ देर के बाद सिंघानिया के फोन की घंटी बजी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक तुम्हारी बात हो गई होगी। अब हाँ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। अरे इतनी जल्दी कहाँ सिंघानिया साहब, कल तक इंतजार करिए ना। जब तक ऑफिशियल लिस्ट नहीं निकल जाती आपका ये अनवांटेड यूजलेस बम हमारे पास ही रहेगा। तब तक के लिए बाय। हेलो हेलो, मेरी ध्रुव फोन काट चुका था। एक तरफ जहां अर्जुन के चेहरे पर दुख था तो वहीं दूसरी ओर कार्तिक की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने सपने के पूरे होने से बस कुछ ही कदम दूर था।
अब बस कल तक का वेट करना है। एक बार लिस्ट डिस्क्लोज हो जाए तो फिर किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। प्रसाद, कुछ देर के लिए तो इस चूतिए पर नजर रख, तब तक मैं अच्छी सी नींद लेकर आता हूँ। ध्रुव वहीं जमीन पर लेट गया, बढ़िया सा पसर गया। उसके सोते ही कार्तिक को भी नींद आ गई। अब बस प्रसाद और अर्जुन थे जो जाग रहे थे। कुछ ही देर में प्रसाद की भी झपकी लग गई। रात के करीब 3 बजे प्रसाद को अपनी गर्दन पर कुछ महसूस हुआ, एक हल्की मीठी सी खुशबू, जिससे उसकी नींद टूट गई। उसने आंख खोलकर देखा तो महिमा उसके पास बैठी थी।